जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस ग्रैंड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे वे यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स जो वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं, मगर इसके अलावा कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी नहीं करते हैं, फिर भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और अपना कीमती समय निकालकर हमें अपने विचार भी पहुंचाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं कश्मीर पर जो बयान अभी हाल ही में अमित शाह जी ने दिया। तो क्या है बयान और क्या है खास कश्मीर को लेकर के, क्या है खास, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे व्यूअर्स के लिए आइए विस्तार से समझते हैं इस सेशन में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अमित शाह जी कश्मीर गए हुए थे, बिल्कुल अभी हाल ही में गए हुए थे। वहां पर एक पुस्तक का विमोचन करना था उन्हें, जिस पुस्तक का प्रकाशन एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया है। पुस्तक का नाम आइए जानते हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। इस पुस्तक के विमोचन के लिए अमित शाह जी, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, कश्मीर गए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने इस पुस्तक के विमोचन पर यह भी कहा कि कश्मीर और लद्दाख जो है, इसकी संस्कृति और विरासत अपने आप में ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक होने के साथ साथ पौराणिक भी है। यानी कि उन्होंने लद्दाख और कश्मीर के इतिहास पर एक भव्य प्रकाश डाला। आगे समझते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि कश्यप की भूमि है कश्मीर, यानी कि ये बिल्कुल सच बात है कि जो कश्मीर है वो ऋषि कश्यप की ही भूमि है। ऋषि कश्यप ने वहां पर तपस्या की, उन्होंने वहां पर कश्यप संहिता लिखी और स्मृति लिखी। साथ ही साथ कश्यप ऋषि वहां के पहले राजा थे, यानी कि पहले हिंदू राजा थे ऋषि कश्यप। इसके अलावा इस बात की पुष्टि राज तरंगिणी, जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई है, उससे भी पता चलता है कि कश्मीर हिंदू शासन और हिंदू शासक के साथ अपना संबंध रखता है। राज तरंगिणी में 12वीं शताब्दी तक के इतिहास को लिखा गया है, जिसको 8 भागों में बांट करके, यानी कि 8 अध्यायों में डिवाइड करके उसके बारे में कल्हण ने लिखा है, जिसमें पहले यानी कि शुरू से लेकर के तीसरे चरण तक, यानी कि तीसरे अध्याय तक उन्होंने कश्मीर के प्राचीन संस्कृति और इतिहास के बारे में लिखा है। 4 से लेकर के 6 तक उन्होंने कारकोट वंश के बारे में बताया है और इसके बाद 7 और 8 में उन्होंने उत्पल और लोहार वंश के बारे में बताया है। यानी कि ये कारकोट, उत्पल और लोहार, ये तीनों डायनेस्टी जो हिंदू शासन और हिंदू सभ्यता से बिलोंग करती हैं, उन्होंने वहां पर क्रमवार तरीके से शासन किया है। आगे समझते हैं, उसके बाद की जो बात है, यानी कि अब वहां पर पहले हिंदू सभ्यता आई, बाद में बौद्ध आया और उसके बाद सूफी आया। यानी इस तरीके से अगर हम देखें तो क्रमवार हिंदू, बौद्ध, सूफी और शैव परंपराओं का कश्मीर में विकास होता है। आगे हम समझते हैं, यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा को जोड़ता है। बिल्कुल सही बात कही है शाह जी ने कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा को अगर कोई जोड़ने वाला है तो वह भारत की जो हिल एरियाज हैं, जैसे कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार कश्मीर भी भारत की सांस्कृतिक आत्मा है और भारत की संस्कृति और सभ्यता को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। वो एक अलग बात है कि बाद में आतंकवाद और अलगाववाद ने एक नई दिशा दे दी। फिलहाल दोस्तों समझते हैं कि 370 और 35A, जिसको कि कुछ राजनीतिकारों ने अपने लाभ के लिए ला करके वहां पर अलगाववाद और आतंकवाद जैसी समस्याओं को जन्म दिया था, और इन दोनों बाधाओं को, दोनों समस्याओं को हटा करके भारत सरकार ने कश्मीर को एक फिर से नए विकासवादी युग की ओर अग्रसर किया है। आगे समझते हैं दोस्तों, शाह जी ने इतिहासकारों से निवेदन किया, उन्होंने अपील की कि अब इतिहास शासकों को खुश करने के उद्देश्य से नहीं लिखा जाए। उनकी अपील थी कि अब जो भी इतिहास लिखा जाए वह निष्पक्ष रूप से और शोध आधारित इतिहास हो, ताकि भारत की सभ्यता, संस्कृति और उसकी विरासत आम लोग भी समझ सकें और उस पर गौरवान्वित महसूस कर सकें। क्योंकि अब समय राजा को खुश करने के लिए इतिहास लिखने का जा चुका है। अब निष्पक्ष रूप से इतिहास को लिखा जाना चाहिए।
आगे समझते हैं। यही नहीं, अब इसमें देखेंगे कि जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में क्या लिखा गया है। तो पुस्तक में लिखा गया है जो भारत की प्राचीन मंदिरें हैं उनका वर्णन किया गया है, डोगरा शासन के बारे में बताया गया है, और 1947 यानी कि भारत की आजादी के बाद जो गलतियां की गई कश्मीर को लेकर के उन सभी का सटीक चित्रण किया गया है इस पुस्तक में। दूसरी बात ये कि शाह जी ने कहा कि जो भी चीजों को, यानी कि जो भी वो सांस्कृतिक रूप से हो या भौगोलिक रूप से हो, भारत से छिनी है, खोई है, उन सभी को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो भारत है, भारत एक भू सांस्कृतिक देश है, उसको भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना पूरी तरीके से गलत होगा। और कोई भी धारा, कोई भी कानून भारत को विभाजित नहीं कर सकता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत की सीमाएं हैं वह संस्कृति और सभ्यता से परिभाषित होती हैं, यानी कि भारत को हम किसी भी तरीके से भू राजनीतिक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। तो शाह जी का जो बयान था बिल्कुल सही बयान था। अब आगे और दोस्तों एक इसमें इंपॉर्टेंट कड़ी जोड़ते हुए सेशन को यहीं विराम देना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट कड़ी ये है कि सबसे पहले जो पहला मुस्लिम शासक कश्मीर पर आया उसका नाम था सदरुद्दीन शाह, जिसने 13वीं शताब्दी से शुरू किया अपना शासन। अब बात यह है कि वह मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध था, मुस्लिम बनने से पहले वह बौद्ध था, और उसको इतिहास में राजा रिंचन के नाम से जाना जाता है। कई नाम आपको मिलेंगे, रिंचना भी मिलेगा, रिंचन भी मिलेगा। तो इस तरीके से एक बौद्ध शासक जिसने इस्लाम कबूल करके पहला मुस्लिम शासक बनता है कश्मीर का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रथम हिंदू शासक कश्मीर पर था, और लास्ट में जो प्रथम मुस्लिम शासक बनता है वह भी बौद्ध, यानी कि जो हिंदू धर्म से निकला हुआ धर्म है उसी से आता है। तो दोस्तों सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी जारी रखें जब तक कि आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नाइजीएस ग्रैंड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।